कि जापान, चीन और कोरिया की जनसंख्या इतनी कम हो गई है कि वहां 70 साल के ऊपर के लोगों को जबरन काम करना पड़ रहा है और उनके सारे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। और अभी एक जो दुर्घटना हमारे भारत में ही हो रही है कि रूसी 3 बड़े बड़े वरिष्ठ नागरिकों की मौत हुई है हमारे भारत में। तो यह भी एक चिंता का वो विषय है अपने विश्व की राजनीति में। और ये हम देखेंगे कि हमारी जो हमारी सरकार है कि लोकसभा को तो बंद कर देती है, रोक देती है, कोरोना आ रहा है या फिर अपना राहुल की आंधी आ रही है, वेग आ रहा है, उसको रोक देती है। और परलोक सुधारने के लिए परलोक का अब ये लोग अपना सत्र शुरू कर रहे हैं और उसी का परिणाम अपना, जैसे अभी सुमन जी ने कहा कि हमारे यहाँ अगर कोई अपने घर का या पटदार का या खून का भी कोई आदमी मरता है तो 3 दिन तक तो बिल्कुल विशुद्ध शुद्धक रहता है और 13 दिन जब तक उसका जो शुद्धक संपन्न नहीं हो जाता है तब तक हम कोई काम नहीं करते हैं। और वह भी खास करके अपना योग्य और लायक बेटा जो कंधा दिया है और बनारस का प्रतिनिधित्व करता है, बनारस जो धर्म और संस्कृति की राजधानी है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो वो आदमी माने उनके चिता की आग ठंडी में नहीं हुई थी और लगातार देश में काम कर रहे हैं। और देश में काम क्या करने गए तो साहब झंडी दिखाने गए। अरे वो झंडी आप कहीं से भी दिखा सकते थे, झंडी कोई भी आदमी दिखा सकता था। अगर आप में हिंदुत्व और जो सनातन धर्म को आप मानते हैं तो इतना तो कम से कम मानो कि उसकी चिता की राख तो आप ठंडी हो जाने दीजिए। और हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक परंपरा है कि हम पत्नी के बिना गांठ जोड़ करके ही हम पूरी पूजा करते हैं, लेकिन इनका आप उठा करके देखिए तो जो भी आयोजन करते हैं, जो भी प्रतिष्ठान करते हैं, और या अपने बनारस का ही वो जो बाबा भोलेनाथ के यहाँ जो पूजा किए, कहीं कोई विधान नहीं है, जूता पहन करके मंदिर के अंदर तक चले जाते हैं। और जो स्थिति, और वही स्थिति आज की तारीख में तमाम आर्थिक संसाधनों को लगा करके बनारस में जहां गंगा सूख जाती है, अब अभी 2 महीने बाद गंगा वहां सूख जाएगी, एकदम से वहां पानी नहीं रहेगा, बनारस का ही मलजल अपना उठा करके लोगों को पीने के लिए दिया जाता है। और 13 तारीख को व्यापक तैयारी वहां चल रही है, उस पार टेंट सिटी बसा दी गई है। माने बनारस को तो आपने तोड़ दिया, पुराने बनारस को, उसकी सभ्यता संस्कृति को आपने नष्ट कर दिया, विनष्ट कर दिया। तमाम देव विग्रहों को, मंदिरों को तोड़ के नष्ट नाबूद करके धूल बना करके आप उसको सड़क पे कर दिए। और उस पार टेंट सिटी में 5 स्टार की सुविधाएं, सब सुविधाओं से लैस वहां बना करके, और उसमें से एक क्रूज जो चला रहे हैं बनारस से बांग्लादेश होते हुए 27 नदियों को पार करते हुए, वो क्रूज 51 दिन में 50 धर्म स्थलों को कवर करेगा। अरे ये क्या है? आप इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर्स मीट कीजिए, जो आपके यहाँ बाहर से तो कोई आ नहीं रहा है, आप पूरी दुनिया घूम चुके। और वो पूरी दुनिया घूमने में आपने किया क्या कि अपने ही मित्रों को ले जाकर के अपने देश का पैसा दूसरे देशों में आप इन्वेस्ट कराए। अपने देश का पैसा मतलब अपने राजकोष का, अपने बैंकों का पैसा उनको लोन दिया और उसको वो आपने उसके दूसरे देशों में आपने करा दिया। तो अब हम चलेंगे अपने औद्योगिक नगरी कानपुर की ओर, जो एक जमाने में औद्योगिक नगरी हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में तो पर्यटन उद्योग सब पर भारी हो गया है। तो यह पर्यटन उद्योग, और पर्यटन उद्योग कैसे होता है तो साहब इनकी एक फिलॉसफी है, आपदा में अवसर तलाशते हैं। अगर आपदा आ गया तो अपना उस पर अवसर तलाशने चाहिए। अपना पिछले साल जैसे कोरोना था, उसका व्यापक तरीके से इन लोगों ने अपना विकास किया, अपना विस्तार किया। और अगर आपदा ना आ रही हो तो आप आपदा ला दीजिए, जो आपको दिखाई पड़ रहा है अपने उत्तराखंड में, या पूरे हिमालय रेंज में, कश्मीर से लेकर के पूरे हिमालय रेंज की वो समस्या है। और उस समस्या को आपने ही पैदा किया, तमाम लोगों के कहने के बावजूद। अपना जिस तरीके से नोटबंदी आपने एकाएक अपने हिसाब से लागू कर दिया, तो ये नोटबंदी पर तो उस तरीके से चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन उत्तराखंड को लेकर के, पूरे हिमालयन रीजन को लेकर के, और खास करके जोशीमठ को लेकर के, ये बार बार 47 वर्षों से लगातार हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो जोशीमठ पहाड़ जो है वो मलबे पर टिका हुआ है। मलबा मतलब नीचे उसके तमाम पोल है। आप वहां पर कोई स्थानीय वो आप निर्माण मत कीजिए, अगर आप करेंगे तो वहां दिक्कत होगी। तो इन सारे संदर्भों में और वहां आपदा ला करके फिर वहां पर वो अपना विकास कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं अपनी पुरानी औद्योगिक नगरी अजीत जी के पास कि
अपनी टिप्पणी इस पर रखें। 4 मिनट का 5 मिनट का समय भी है। सभी साथियों को हमारा नमस्कार। और आज में बहुत बढ़िया बात आ रही है कि जिस तरीके से घटनाएं घटित हुई पिछले हफ्ते में, तो हमें खास करके उन बातों पे ध्यान रखना चाहिए कि ये सरकार अब केकड़ों के खेल में फंस गई है। केकड़े क्या है कि एक केकड़ा जब ऊपर की तरफ चढ़ता है तो दूसरा केकड़ा उसका पैर पकड़कर नीचे घसीट देता है और नीचे गिर जाता है। वही खेल अब पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है। खास करके हम यूपी की बात करें और एमपी की बात, हम दो ही तो लोग बात कर रहे हैं। तो यूपी और मध्य प्रदेश में ये योगी महाराज बॉम्बे गए और वहां जाकर के इन्होंने कहा कि हम अपने प्रदेश में आपको आमंत्रित करते हैं, औद्योगिक विकास करिए, फिल्म सिटी बना रहे हैं, फिल्म सिटी के लिए आपको व्यवस्था करेंगे, सारी सुरक्षा देंगे। वहां 2-3 लोगों ने सवाल उठाए, अभिनेताओं ने, वो अभिनेता थे, उन्होंने सवाल ये उठाया कि जब हम कोई चीज आपको प्रोड्यूस करके देते हो, सेंसर बोर्ड पास कर देता है, तो सेंसर बोर्ड से ऊपर आपकी पार्टी निकल आती है और उसमें से 1-2 इक्के दुक्के निकल करके बोलते हैं कि ये फिल्म नहीं चलेगी, ये उद्योग विकास नहीं होगा, ये तो हमारी धार्मिक संस्कृति के खिलाफ है। तो जब ये सब बातें आती है तो आपकी सरकार क्या कर रही है, उस पर मौन हो जाती है। तो ये जब सुरक्षा इस तरीके के नहीं, आप तो फिल्म सिटी दे देंगे, फिल्म हॉल भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, वहां पर कोई देखने नहीं जाएगा, तो हमारा फायदा क्या होगा। तो ये सारी चीजें आ रही, एक बात। दूसरी बात ये कि सारी चीजों को देखते हुए आरएसएस चौकन्नी हो गई है। वो इस तरीके से चौकन्नी हो गई है कि राहुल की पदयात्रा या राहुल का जो भारत जोड़ो पदयात्रा चल रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उस पर बाकायदा सबकी निगाह लगी हुई है। भाजपा तो बोलते बोलते थक गई, उसको समझ में आ गया कि जनता को मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन आरएसएस इस चीज को बहुत जल्दी पकड़ रही है। और आरएसएस ने पकड़ करके, आपको ये ध्यान दिलाना चाहेंगे कि चंपत राय ने पिछले दिनों एक लेटर लिखा है और शुभकामनाएं दी हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से पदयात्रा कर रहे हैं, भारत की संस्कृति को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा ये भविष्य की बात है, लेकिन इसका फायदा ये मिला कि आरएसएस चौकन्नी हो गई। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो 75 का 77 में चुनाव हुआ, उसमें भी आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। 2011 में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग मैदान में उतर आए, अन्ना हजारे के नेतृत्व में और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, उसमें भी आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। सरकार को पलटने में आरएसएस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहां पर जब पलटी मारते हैं आरएसएस वाले, तो निश्चित रूप से इस पर भी विचार करना चाहिए कि इसका राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, अब वहां से खसकना शुरू हो गया, उसका नजरिया बदलना शुरू हो गया है। एक बात और, दूसरी बात और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने अडानी का एक स्टेटमेंट देखा। अडानी 100% चाहे वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की तरीके से पैसा भुगतान करते हो भाजपा को, लेकिन अब उनका भी नजरिया बदल रहा है कि वो देख रहे हैं कि राहुल गांधी अगर कल का सत्ता में आते हैं तो हमें अपना नजरिए को बचा के चलना, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, व्यापारी है। उसको इससे मतलब नहीं कि मोदी आए सत्ता में या कोई और आए, उसको तो ये देखने को मिलता है कि कौन हमारी सत्ता से हमारे सुरक्षा दे सकता है। वो उद्योगपति सबसे बड़ी चीज ये देखता है, और उद्योगपति इसमें देखना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो तो अपना विकास चाहेगा। वो काहे को चाहेगा देश का विकास हो, वो क्या है मतलब उसको कि राजनीति में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। लेकिन मोदी का जो फैक्टर है वो डाउन हो रहा है, और उस डाउन के नजरिए को देखते हुए अब हालत ये हो गई है कि आरएसएस वाले यहाँ पर कोई भी, मैं तो कानपुर की बात कर रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात बताई, पिछले 25 दिसंबर से लेकर के और 3 जनवरी तक बाकायदा स्वदेशी मेला लगाया गया। और स्वदेशी मेला मैंने खुद देखा कि उस स्वदेशी मेले में खरीदने वाले आरएसएस वाले भी नहीं थे, जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जो चीज सस्ती हो और वह मांगे खरीदने की प्रयास करता है। हालात अच्छे नहीं है, लेकिन हालात अभी दुनिया के भी हम परिदृश्य में देखें तो ब्राजील में जिस तरीके से घटना घटित हो रही है, पेरू के अंदर आंदोलन हो रहा, मैक्सिको के अंदर आंदोलन हो रहा, लगातार आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं।
श्रीलंका में फिर से एक बार सुबुगाहट चालू हो गई कि यहाँ पर हालत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान तो बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गया, दिवालिया हो चुका है। 2,000 रुपए का सिलेंडर खरीदेगा, 300-350 रुपए किलो आटा खरीदेगा, तो उसकी हालत क्या होगी? इसका असर इंडिया पर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो निश्चित रूप से समझिए कि उद्योगों की जो हालत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, वो बंद होती जा रही है। अमेजन कंपनियां तो 1,500 श्रमिकों की छटनी करने जा रहा, 3200 की छटनी जो है ट्विटर ने कर दी है। तो ये जो छटनी हो रही हिंदुस्तान के अंदर हो रही, कोई दुनिया में दूसरे देशों में नहीं हो रही है। तो ये जो छटनी होने जा रही, बेरोजगारी बढ़ रही, जिस रेशियो से 8.5% के करीब करीब जो बेरोजगारी पैदा बढ़ी हुई है पिछले 16 महीने के अंदर, उसका असर बहुत बड़ा पड़ने जा रहा है। सरकार की घबराई हुई है, क्योंकि पिछले 8 साल में तो कुछ किया नहीं, तो वो सोचते 8 महीने के अंदर हम बहुत कुछ कर लेंगे, औद्योगिक विकास कर लेंगे, सारा जो है रोजगार पैदा कर देंगे और रोजगार लोगों को मिल जाएगा। हम बेवकूफी वाले में पछड़े में पड़ने वाली नहीं जनता। आत्मनिर्भर होने से सोचे दूर ही कर दिया, आत्मनिर्भर हो चुके। अब देश में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये हालत अब बहुत बुरी होने जा रही है, और आने को देखने को मिलेगा। सड़क पे आंदोलन चालू हो गया, और हम लोग तो आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारियों में सबके क्या अगुवाई होती है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या दूसरे और वामपंथी दल हो, सब तो अपनी अपनी बिल्कुल ताकत लगाए हुए हैं। और आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा, 100% है कि स्थिति योगी की हो चाहे मोदी की हो, दोनों अब भागने के चक्कर में है, और गोटबाया खाली स्थिति अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई, आप सारे लोगों का। और ये रहा कि ये पिछले सप्ताह का जो एक महत्वपूर्ण वक्तव्य सामने निकल के आया है। अब तक ये हो रहा था कि ये कारपोरेट पूंजीवाद इतना हावी हो गया है कि कुछ भी हो उसके विकल्प में क्या होगा। तो पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से वक्तव्य दिया कि हमारे भाई को अडानी अंबानी पूरा देश खरीद सकते हैं, सरकार खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे भाई को नहीं खरीद सकते, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से संकेत दे रही है, अपना कांग्रेस भी दे रही है, अपना प्रियंका का ये वक्तव्य दे रहा है कि अब आने वाले दिनों में लड़ाई सीधा कारपोरेट पूंजीवाद बनाम समाजवाद केंद्रित सरकार और समाजवाद केंद्रित मोर्चे की होने जा रही है। आज हम अपने सप्ताह की बात में आप सारे लोगों को, सुभाष राणा साहब जुड़े, रणधीर सिंह सुमन जी रहे, अजीत सिंह जी रहे, रामस्वरूप मंत्री रहे, रामकृष्ण अपना खिलावन चंदाकर रहे, आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सोमवार को फिर हम लोग इसी तरीके